दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट संख्या 25। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है और आपसे पूछा गया है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है आपके 1912, 1925, 1919 और 1922। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919। दोस्तों 1919 में रोलट एक्ट के विरुद्ध जब देशव्यापी विरोध किया गया तो उसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया था और इसके बाद 1919 में ही सत्याग्रह सभा स्थापित हुई थी या गठित हुई थी। अगला प्रश्न है शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो सही उत्तर है कालिंजर में। दोस्तों कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 1545 में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय किसका महान शासक था? तो सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों चालुक्य वंश या वातापी के चालुक्य वंश का महान शासक था और ये जो है पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों या शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था और इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने अशोक के अभिलेखों के पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास से निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है आपके लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो सही उत्तर है दोस्तों वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। इसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि हैं। दोस्तों लोपामुद्रा जो थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो सही उत्तर है वह ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा थीं जिन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो उत्तर है दोस्तों राणा सांगा। दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने 1926 में किया था दोस्तों और इनके सहयोगियों में छबील दास और यशपाल शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। तो सही उत्तर है दोस्तों टीपू सुल्तान। देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। वो मैसूर का शासक था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। अन्य तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब ये सब 1857 के संघर्ष से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे कहां पर? तो सही उत्तर है लखनऊ में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग
लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आए थे। आपके लिए एक प्रश्न है कि प्रसिद्ध लखनऊ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सही उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की आकृति जो है, डेल्टा की आकृति जिस प्रकार होती है त्रिभुजाकार, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी त्रिभुजाकार आकृति वाला है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न आसान सा है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है? तो दोस्तों स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में दोस्तों फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा शुरू किया गया था और 1869 में ये बनकर तैयार हुआ, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो सही उत्तर है स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगिस्तान है और उनसे संबंधित देशों का सुमेलन करना है। तो देखिए, कालाहारी रेगिस्तान आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है, थार रेगिस्तान एशिया में है और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन दोस्तों ये लगभग 78% के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय और अरावली। तो इनमें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। दोस्तों इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो ऑप्शन है के संथानम, के सी नियोगी, ए के चंदा या पी वी राजमन्नार। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 280 के अधीन दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे और अभी तक कुल 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। तो याद रखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह हैं दोस्तों, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पर आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है भारत में कृषि पर आयकर राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आय पर कर आता है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण या ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि आप जानते हैं नई आर्थिक नीति परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 में हुई थी। इसमें निजी उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और विश्वव्यापीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? ऑप्शन है आपके द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठ। तो सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 1956 से 1961 जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ करना था।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा गया है बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है आपके कोर, दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है कंप्लीट और चौथा है कॉन्टिनेंट। तो सही उत्तर है सी का अर्थ होता है कोर। और दोस्तों सीबीएस जो होता है बैंकिंग तंत्र में, इसका मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सही उत्तर कोर का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कोर। सी का पूर्ण रूप कोर हो जाएगा सीबीएस में जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आता है। अगला प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रणाली का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है बी आर मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना या जिसका गठन दोस्तों 1957 में हुआ था। और इसी समिति ने भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है ये जबलपुर में स्थित है, जबकि इस न्यायालय की खंडपीठें ग्वालियर और जो है इंदौर में स्थित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में है और इसकी खंडपीठें ग्वालियर और इंदौर शहर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों कुल 19 संसदीय सीटें जो कि दोस्तों राज्यसभा की सीटें हैं। और लोकसभा में दोस्तों लोकसभा में महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि राज्यसभा में 19 सीटें। तो याद रखिएगा सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटें अपने उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से ही है। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को दोस्तों कब 1978 में। देखिए ऑप्शन डी आपका सही है। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में इसको संदर्भित किया गया है। तो सही उत्तर मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को 1978 से हटा दिया गया और अब ये अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 8, 7, 9 या 6। तो सही उत्तर है भारत में जो यूनियन टेरिटरीज हैं यूटीज, इनकी संख्या 8 है और स्टेट की संख्या 28 है। वर्तमान में याद रखिएगा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो दोस्तों तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडल परतों के अपवर्तन के बाद हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में जो तारे हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कारण है तारों के टिमटिमाने का, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण है। अगला प्रश्न सामान्य सा प्रश्न है। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर तांबा और जस्ता। देखिए तांबा और जस्ता ये पीतल जो है, पीतल मिश्र धातु जो है इसके प्रमुख घटक हैं। पीतल तांबा और जिंक यानी जस्ता का मिश्रित रूप है और इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट में किया जाता है। जहाँ पर कम घर्षण की आवश्यकता होती है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ताला, गियर, वाल्व और वाद्य यंत्र में। अगला प्रश्न है पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। दोस्तों पीवीसी या पॉलीवाइनिल क्लोराइड किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सही उत्तर है ये विनाइल क्लोराइड। दोस्तों विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है प्राप्त किया जाता है और पीवीसी का उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट और कवर आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए विटामिन B1 दोस्तों इसको थायमिन कहा जाता है, विटामिन B1 को। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है।
तो देखिए ये जो है विटामिन बी के विभिन्न जो अन्य प्रकार हैं उनके रासायनिक नाम आपको मिला दिए गए और सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो सही उत्तर है ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हार्ट यानी हृदय, दोस्तों ईसीजी ये हृदय का परीक्षण किया जाता है और ईईजी से मस्तिष्क का परीक्षण किया जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कथन में आपको बताया गया है कि कुछ पौधे सब्जी हैं। देखिए कुछ पौधे सब्जी हैं और सभी सब्जियां विटामिन हैं। तो यहाँ पर कुछ पौधे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ये पौधे हैं और कुछ पौधे आपके सब्जी हो जाएंगे और कह रहे हैं सभी सब्जियां विटामिन हैं। तो सभी सब्जियां जो आपके विटामिन हो जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएंगे, सभी सब्जियां विटामिन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो कुछ विटामिन पौधे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ विटामिन पौधे आपके हो गए, ये सही निष्कर्ष है। कुछ विटामिन सब्जियां हैं तो कुछ विटामिन सब्जियां भी हो गई और कोई भी विटामिन पौधा नहीं है कह रहा है, तो कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस आरेख से निष्कर्ष ये निकलता है 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस जो है कथन से निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ विटामिन पौधे हैं और कुछ विटामिन सब्जियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, यहाँ पर देखिए रेल मंत्री, किरेन रिजिजू तो ये दोस्तों कानून और न्याय मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। अभी अभी हाल में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल और उनमें मंत्रालयों में बदलाव किया गया है, लेकिन ये जब प्रश्न पूछा गया है उस समय के हिसाब से है, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा इसको कि करंट अफेयर्स में आप इसको एक बार फिर से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे मंत्रालय और उनके विभागों में कुछ मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव किया गया है, तो उस आधार पर आप करंट तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या दोस्तों अगला है करंट अफेयर से है। मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021। देखिए योनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है कैरोलिना मारिन। दोस्तों कैरोलिना मारिन ने भारत की पीवी सिंधु को पराजित करके जो है योनेक्स स्विस ओपन 2021 का जो पुरस्कार है वो इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFAS का सदस्य बन गया है? तो ये बैंक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों देखिए भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बना है और NGFAS की शुरुआत 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी। अगला प्रश्न है जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों देखिए G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कार्बिस बे कार्निवाल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। तो ये देखिए कार्बिस बे कार्निवाल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिंगफटंग द्वारा दोस्तों सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है इस सूची में भारत दोस्तों 120वें स्थान पर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा आपको बताना है। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना
दोस्तों 130 मेगावाट क्षमता की डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के सुपौल जिले में कोसी नदी पर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर जेन गुडाल। दोस्तों यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रकृति संरक्षणवादी कार्यकर्ती डॉक्टर जेन गुडाल को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है और उन्हें विश्व भर में चिंपैंजी समाज का अध्ययन करने वाले उनके अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य के लिए जाना जाता है। तो वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार डॉक्टर जेन गुडाल को दिया जाना है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो सही उत्तर दोस्तों, सही उत्तर है इंटरपोल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंटरपोल ने जून 2021 में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है और ये डेटाबेस लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव अवशेषों को परिवार के सदस्यों के डीएनए नमूनों का उपयोग करके पहचान करता है। अगला प्रश्न है, मुलाग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मुलाग मेडल पाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे मुलाग मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं और इस मेडल का नाम पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जानी मुलाग के नाम पर रखा गया है। तो ये क्रिकेटर हैं अजिंक्य रहाणे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इनका मुंबई में निधन हो गया। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें जूनियर तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं विभिन्न देशों का उनकी मुद्राओं के साथ मिलान करते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, म्यांमार की मुद्रा जो है कयात है, बर्मीज म्यांमार, और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है दोस्तों, मालदीवियन रुपया। और भूटान की मुद्रा क्या है? ये नगुलट्रुम जो है ये भूटान की मुद्रा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो सही उत्तर है असम। दोस्तों असम राज्य में गमछा जो है एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न, एक बुक है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ, इसकी लेखिका कौन है? तो देखिए वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ, इसकी लेखिका सुधा मूर्ति हैं। और दोस्तों सुधा मूर्ति ये नारायण मूर्ति की पत्नी हैं, सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन और प्रबंधक रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा वर्ष 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बिजोयानंद यानी बीजू पटनायक के अनुदान से स्थापित किया गया और 1952 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। यूनेस्को द्वारा यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान किया हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को और विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है नागपुर। नागपुर दोस्तों, नागपुर शहर को 0 माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है
और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आप गूगल से सर्च करने का प्रयास करिएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, नागपुर को 0 माइल सेंटर क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर है दोस्तों, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यक्षगान कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सही उत्तर, बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले समता प्रसाद, जिनको गुदई महाराज कहा जाता है, ये तबला वादन से संबंधित हैं और समता प्रसाद मिश्र ये गुदई महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, एक दोस्तों महत्वपूर्ण जो साहित्यिक कृति है भारत भारती, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति हैं। महादेवी वर्मा की यामा निहार और रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी और कुरुक्षेत्र के लेखक हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल परीक्षा जो है, जूनियर हाई स्कूल परीक्षा जो होने वाली है अभी हाल में, उसके लिए प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ये जो हमने सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।